एग्रीकल्चर का प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। एग्रीकल्चर आपका जियो का भी पोर्शन बनाता है प्लस इकोनॉमी का भी पोर्शन बनाता है। बिकॉज़ जो एग्रीकल्चर है वो ज्योग्राफी से इकोनॉमी से इम्पैक्ट होता है, प्लस एग्रीकल्चर जो है वो ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी को इम्पैक्ट भी करता है। एंड एग्रीकल्चर में मैंने आपसे बोला था कि मैं ऑल मेजर क्रॉप्स कवर कराऊंगा। यू कैन सी जो हमारी हंट सीरीज़ है उसमें आप यहाँ पे देखो पॉइंट 14 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्रॉप से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है ना। जब मैंने ये सोचा कि जब हम एग्रीकल्चर का मेजर क्रॉप कवर ही कर रहे हैं तो बाकी जो एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर के वो भी कवर कर लें, सो दैट आपका पूरा एग्रीकल्चर फ्रॉम प्री पर्सपेक्टिव एक ही जगह कवर हो जाए। देयरफॉर इन दिस वीडियो आई विल कवर एवरीथिंग अबाउट एग्रीकल्चर जो आपको प्री में हेल्प करेगा। हम कुछ करंट अफेयर के पॉइंटर्स देखेंगे, प्लस जो कुछ गवर्नमेंट की स्कीम करंट अफेयर में रही है वो देखेंगे। इसके साथ एग्रीकल्चर के कीवर्ड्स जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर जहाँ से क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, यू कैन सी हियर। हम पहले कुछ बेसिक एग्रीकल्चर देखेंगे, उसके बाद करंट अफेयर पॉइंटर्स फॉर प्री, नेक्स्ट एग्रीकल्चर कीवर्ड्स एंड लास्टली स्कीम्स। इसके बाद इंडिया के जितने भी मेजर क्रॉप्स हम उनको देखेंगे। यहाँ पे देखो मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। क्रॉप्स को देखने से पहले आपको सॉयल समझना होगा, तो पहले हम इसको समझ लेंगे। तो ये रहा पूरा एग्रीकल्चर का पार्ट जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे ना। जिनको ये नहीं पता कि हंट सीरीज़ क्या है, तो हंट सीरीज़ में हम इन 15 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जिनसे आपको श्योर शॉट प्री में क्वेश्चन मिलेगा। बिकॉज यूपीएससी यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछते आ रहा है। इनमें से हम काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने यूट्यूब पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना, वहाँ पे देखना हंट सीरीज़ 2024। इसमें जो भी हंट सीरीज़ की वीडियोज़ आएंगे, लेक्चर्स आएंगे, सारे यहीं अपलोड होंगे। इसके अलावा आप हंट सीरीज़ के सारे PDF मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन सी हियर हंट सीरीज़ के जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी वीडियोज़ हैं, मैंने उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दिया है टेलीग्राम पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये PDF है, उसके नीचे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जैसे ट्राइब के वीडियोज़ हो गए, नेक्स्ट ऑल अबाउट ट्राइब्स एंड PVTGs वीडियो, इसके बाद शेड्यूल 5th एंड 6th का वीडियो, इसके बाद फॉरेन ट्रैवलर्स, मिनरल्स, IR प्लेसेस इन न्यूज़, प्लेसेस इन कॉन्फ्लिक्ट ना, एनवायरनमेंट के जितने भी स्पीसीज़ थे, जो भी एनिमल बिहेवियर थे, एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसके बाद बहुत लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का वीडियो नहीं मिल रहा था, तो आप उसको मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हो ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का वीडियो है वो लास्ट ईयर का है। उसमें मैंने 1773 से लेके 1935 तक कवर किया था। बट कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि मैं 1940 से लेके 1947 तक जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, जो भी हैपनिंग हुई हैं, उनको भी कवर कर दूं। तो मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, एक मास्टर वीडियो, जिनमें मैं इनको भी कवर कर लूँगा जो मैंने पहले कवर किया है, प्लस इनको भी मैं कवर कर दूंगा। बिकॉज इस पीरियड से भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। नाउ कमिंग बैक टू एग्रीकल्चर, सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के कुछ बेसिक एस्पेक्ट देख लेते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर के क्या क्या फीचर्स हैं उनको समझ लेते हैं। तो जो हमारा एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी सेक्टर है एंड सेंसस 2011 के हिसाब से 54% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा ग्रॉस वैल्यू एडेड में एग्रीकल्चर जो है वो 18% कंट्रीब्यूट करता है। ये तो रही बेसिक चीज़ें, बट मेनली हमारा एग्रीकल्चर कैसा है, हमारे एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या है वो देखो। जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर होता है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है। देखो दो टाइप की फार्मिंग होती है, एक सबसिस्टेंस होती है, दूसरी कमर्शियल होती है। नॉर्मली जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है उसको हम हिंदी में कहें तो जीवन निर्वाहन कृषि, मतलब इंडियन फार्मर इतना ही उगा पाते हैं जिससे उनका पेट भर जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में मेनली सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। इसके बाद जो हमारा एग्रीकल्चर होता है वो मिक्स्ड एग्रीकल्चर है या फिर मिक्स फार्मिंग है, मतलब क्रॉप के साथ साथ एनिमल रियरिंग को भी किया जाता है। और एनिमल रियरिंग इसलिए नहीं किया जाता ताकि पैसे ज़्यादा आएँ। एनिमल रियरिंग एज ए इंश्योरेंस किया जाता है कि मान लो क्रॉप ख़राब हो जाए तो कम से कम दूध बेच के, दही बेच के कुछ पैसे आ जाएँ। इसके बाद हमारा जो एग्रीकल्चर है वो मानसून डिपेंडेंट है। 52% जो हमारा नेट सोन एरिया है वो रेनफीड एरिया में आता है और वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। तो मानसून ख़राब हुआ, मानसून पहले आ गया, मानसून थोड़ा लेट में आया, काफ़ी फसलें ख़राब होती हैं इस वजह से। नेक्स्ट वन, मैकेनाइजेशन बहुत कम है। अभी भी हम एग्रीकल्चर में मैक्सिमम मैनुअल लेबर ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, फूड क्रॉप डोमिनेंट, मेनली हम लोग फूड क्रॉप उगाते हैं, कैश क्रॉप बहुत कम उगाते हैं। इसके पीछे काफ़ी रीज़न है। जो सबसे मेन रीज़न है वो है MSP को लेके, क्योंकि फार्मर वही उगाएगा जहाँ वो श्योर रहेगा कि उसको पैसा मिल जाएगा। और मेनली हमको फूड क्रॉप पे MSP मिलती है, इसलिए हम फूड क्रॉप उगाते हैं। कैश क्रॉप पे भी मिलती है, बट फोकस इंडिया का फूड क्रॉप रहता है, बिकॉज फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी है इतनी लार्ज पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट वन, इंटेंसिव फार्मिंग हमारा होता है। दो टाइप की फार्मिंग होती है, एक इंटेंसिव होती है, दूसरा एक्सटेंसिव होती है। इंटेंसिव फार्मिंग में हम ये करते हैं कि एक स्मॉल लैंड पे ही हम काफ़ी इनपुट लगाते हैं, काफ़ी लेबर लगाते हैं। बेसिकली हमारा मोटिव ये रहता है कि हमको अपनी प्रोडक्टिविटी हाई करनी है, उसी लिए इरीगेशन फैसिलिटी भी यूज़ करते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी यूज़ करते हैं,
बट वहीं जो एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है वो एक लार्ज लैंड में होता है एंड वहाँ जो प्रोसेस रहता है मेनली मैकेनाइज्ड रहता है। आप स्टेपीज़ में देखोगे, पेरीज़ में देखोगे, यहाँ जो फार्मिंग होती है वो एक्सटेंसिव होती है। नेक्स्ट वन, लो प्रोडक्टिविटी, इसकी हम अलग से बात करेंगे। इंडिया काफ़ी क्रॉप में नंबर 1 है, काफ़ी क्रॉप में नंबर 2 है, बट उसके बावजूद भी हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। क्रॉप टू क्रॉप, रीजन टू रीजन, सीज़न टू सीज़न वेरी करती रहती है। नेक्स्ट वन, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। चूँकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है तो जहाँ पे 2 लोग काम करने चाहिए वहाँ पे 5 लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत बड़ी है। ना सबसे ज़रूरी हमारा क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। सिंपल भाषा में समझें तो कितना इनपुट लगाने से हमको कितना आउटपुट मिलेगा, कि हम एक पीस ऑफ लैंड से कितना आउटपुट ले पा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्रॉप टू क्रॉप, रीजन टू रीजन, सीज़न टू सीज़न वेरी करती है। इंडिया काफ़ी चीज़ों में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और काफ़ी चीज़ों में सेकंड लार्जेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया स्पाइसेस में, पल्सेस में, मिल्क में, जूट में यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके बाद राइस में भी सेकंड है, लार्जेस्ट चाइना है, बट राइस में जो बिगेस्ट एक्सपोर्टर है वो इंडिया है। नेक्स्ट देखो, वीट में भी हम सेकंड हैं, चाइना फर्स्ट है। शुगर केन में हम सेकंड हैं, ब्राज़ील फर्स्ट है। टी में हम सेकंड हैं, चाइना फर्स्ट है। ग्राउंड नट में भी हम सेकंड हैं, चाइना फर्स्ट है। केशू में भी हम सेकंड हैं, वियतनाम फर्स्ट है। तो काफ़ी एग्रीकल्चर क्रॉप हमारे ऐसे हैं जो हम बहुत उगाते हैं, बहुत प्रोड्यूस करते हैं, बट इसके बावजूद भी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो चाइना से कम है। यही क्वेश्चन 2023 में आया था कि इंडिया की प्रोडक्टिविटी चाइना से ज़्यादा है कि कम है, तो इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो चाइना से कम है। बट इंडिया का जो प्रपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया है, जो एरिया अंडर इरीगेशन है, वो चाइना से ज़्यादा है। ना इसके बाद 2 टर्म और आते हैं, जब भी आप प्रोडक्टिविटी पढ़ोगे तो 2 चीज़ें और पढ़ोगे। एक है आपका क्रॉप यील्ड, दूसरा है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉप यील्ड क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लैंड एरिया, मतलब पर यूनिट ऑफ लैंड एरिया पे आप कितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हो उसको क्रॉप यील्ड कहते हैं। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी किसे कहते हैं? रेजिंग नंबर ऑफ क्रॉप फ्रॉम द सेम फील्ड ड्यूरिंग वन एग्रीकल्चर सीजन, मतलब एक एग्रीकल्चर सीजन में आप कितने नंबर ऑफ क्रॉप एक ही एरिया से ले रहे हो उसको कहते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला देखो, ग्रॉस क्रॉप एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इंटू 100। यहाँ पे आपको 2 टर्म समझना होगा, एक है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, दूसरा है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मतलब कि जितना एग्रीकल्चर लैंड आपके पास है वही आपका नेट सोन एरिया हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 100 हेक्टेयर ऑफ लैंड है और एक साल में 3 सीज़न होते हैं, खरीफ, राबी, ज़ैद। तीनों सीज़न में आप 3 अलग अलग क्रॉप लगा रहे हो, तो एक ही लैंड को आप 3 बार यूज़ कर रहे हो। मान लो एक बार राइस के लिए, दूसरी बार व्हीट के लिए, तीसरी बार कोई वेजिटेबल लगा रहे हो, तो 100 हेक्टेयर ऑफ लैंड को आप 3 बार यूज़ कर रहे हो, तो ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना हो जाएगा? 300 हेक्टेयर, क्योंकि आप इसको 3 बार यूज़ किए एक ही साल में। लेकिन नेट सोन एरिया कितना रहेगा? वो उतना ही रहेगा जितना आपका लैंड है, डेट इज़ 100 हेक्टेयर। इंडिया में जो भी हमारे पास नेट सोन एरिया है उसमें से 52% एरिया ऐसा है जो कि रेनफेड एरिया है। डैट मीन्स कि 52% एरिया जो है वो मानसून पे डिपेंडेंट है। ना देखो, जैसा हमने बात किया है ना अभी कि इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो रीजन टू रीजन वेरी करती है। बहुत से फैक्टर्स होते हैं, कहीं लैंड फर्टाइल होता है तो कहीं क्रेडिट फैसिलिटी होती है, कहीं इरीगेशन फैसिलिटी होता है, कहीं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड आपको मिल गया। तो मल्टीपल रीज़न की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है। इसी को देखते हुए एक साइंटिस्ट हैं एम.जी. कैंडल, उन्होंने एक कोफिशिएंट निकाला था टू मेजर द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। उसके बेसिस पे इंडिया को टोटल 5 भाग में बांटा गया है। कुछ ऐसे एरिया हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गया, यहाँ का लैंड फर्टाइल आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको इरीगेशन फैसिलिटी मिलेगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था इसलिए यहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद कुछ एरिया ऐसा है जो हाई प्रोडक्टिविटी हैं, जैसे गंगा प्लेन हो गया, असम प्लेन, पेनिनसुलर रिवर वैली, यहाँ की फर्टिलिटी है बिकॉज लैंड फर्टाइल है, हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। इसके बाद मीडियम प्रोडक्टिविटी के भी एरिया हैं, मालवा प्लेटू, गुजरात प्लेटू, तमिलनाडु प्लेटू। नेक्स्ट लो प्रोडक्टिविटी एरिया कौन कौन से हो गए? ये देख रहे हो ना, ये पूरा एरिया ये लो प्रोडक्टिविटी है। बुंदेलखंड, बाकेलखंड, छोटा नागपुर, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। रीज़न क्या है? इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। इसके बाद कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। ये राजस्थान वाला रीज़न देख लो, जो रेन शेडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट है वहाँ प्रोडक्टिविटी कम है बिकॉज यहाँ पे लैंड फर्टाइल नहीं है, रेनफॉल नहीं है एंड इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। नेक्स्ट हम क्रॉपिंग सिस्टम देखते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न देखते हैं। तो इंडिया में ना मल्टीपल ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न यूज़ होता है, मल्टीपल ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम यूज़ होता है। किसी पर्टिकुलर एरिया का टोपोग्राफी कैसा है, टेरेन कैसा है, स्लोप कैसा है, ऑल्टीट्यूड कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसा है, किसान के पास लैंड होल्डिंग कितनी है, इरिगेशन फैसिलिटी है कि नहीं है,
इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, क्रेडिट फैसिलिटी है कि नहीं है, सीड्स किस टाइप की यूज़ कर रहा है, फर्टिलाइज़र कैसे यूज़ कर रहा है, मार्केटिंग फैसिलिटी है या नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि इंडिया में क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा रहेगा। सबसे पहले होता है मोनोक्रॉपिंग। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक क्रॉप लगाया जाएगा। फार्मर यहाँ पे हर साल सिर्फ एक ही क्रॉप लगाएगा। इसके बाद मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग को इंटेंसिव क्रॉपिंग भी कहते हैं। यहाँ पे एक पीस ऑफ लैंड पे मल्टीपल क्रॉप लगाए जाते हैं एक ही ईयर में। नेक्स्ट मिक्स्ड क्रॉपिंग। यहाँ क्या होता है, फार्मर एक ही पीस ऑफ लैंड में 2 से ज़्यादा क्रॉप लगाएगा, बट यहाँ जो क्रॉप लगेगा वो किसी पर्टिकुलर रो अरेंजमेंट में नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई और क्रॉप, 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 ऐसा नहीं होगा। वो कहीं भी कोई भी क्रॉप लगाएगा। और देखो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग ना, मिक्स्ड फार्मिंग से अलग होता है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, वो एक फार्मिंग की टाइप होता है जहाँ पे हम क्रॉपिंग प्लस एनिमल हस्बेंड्री दोनों करते हैं। इसके बाद देखो इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग भी मिक्स्ड क्रॉपिंग का टाइप होता है, बट यहाँ पे जो फार्मर क्रॉप उगाता है वो रो पैटर्न में उगाता है। यहाँ पे कोई और क्रॉप, यहाँ पे कोई और क्रॉप, ठीक है। ये होता है इंटर क्रॉपिंग। इसके बाद देखो सीक्वेंस क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है कि एक ही पीस ऑफ लैंड पे 2 क्रॉप लगाया जाता है एक ही सीज़न में, बट दूसरा क्रॉप ना पहले क्रॉप के हार्वेस्ट होने के बाद लगाया जाता है। इसके बाद रिले क्रॉपिंग। यहाँ भी फार्मर एक पीस ऑफ लैंड में एक पर्टिकुलर ईयर में 2 क्रॉप लगाता है, बट यहाँ क्या होता है, पहले क्रॉप के हार्वेस्ट होने के पहले ही दूसरा क्रॉप लगा दिया जाता है। वहीं सीक्वेंस क्रॉपिंग में क्या होता था, हार्वेस्ट होने के बाद लगाया जाता था। इसके बाद देखो एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग को एग्रो फॉरेस्ट्री भी कहते हैं। डेट मीन्स यहाँ क्रॉप के साथ साथ पेड़ भी उगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो ये एक पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे पेड़ लगा दिया गया, यहाँ पे क्रॉप, यहाँ पे पेड़, यहाँ पे क्रॉप, तो ये एक एले बनाता है ना, ये एक एले बनाता है, ठीक है। इसके बाद रटून क्रॉपिंग। रटून क्रॉपिंग को स्टबल क्रॉपिंग भी कहते हैं। पंजाब हरियाणा में आप स्टबल बर्निंग सुनते होगे ना, वही स्टबल क्रॉपिंग होता है। इसमें क्या होता है कि फार्मर क्रॉप को पूरा जड़ से नहीं काटता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से हार्वेस्ट कर देता है। कौन कौन से क्रॉप हम रटून क्रॉपिंग के थ्रू उगाते हैं, शुगर केन हो गया, पाइनएप्पल हो गया, बनाना हो गया, कॉटन हो गया, सोरगम हो गया। इनको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से रटून क्रॉपिंग पैटर्न में आते हैं। तो शुगर केन, पाइनएप्पल, बनाना, कॉटन, सोरगम। इसमें क्या होता है, रेजिंग अ क्रॉप, किसी क्रॉप को उगाना विथ रीग्रोथ कमिंग आउट ऑफ रूट और स्टॉक ऑफ अ हार्वेस्टेड क्रॉप। एक हार्वेस्टेड क्रॉप के रूट से या स्टॉक से जो रीग्रोथ होती है उससे नया क्रॉप उगाना, उसको कहते हैं रटून क्रॉपिंग। नेक्स्ट हम मेजर क्रॉप पढ़ लेते हैं, बट मेजर क्रॉप्स को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सॉइल समझना होगा। जब तक आप सॉइल्स को नहीं समझोगे, मेजर क्रॉप्स को याद करना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करना, उनके रिक्वायरमेंट को याद करना थोड़ा रट्टाफिकेशन टाइप का हो जाएगा। एक बार आप सॉइल समझ जाओगे तो मेजर क्रॉप जो है वो भी ईजिली आपको याद हो जाएगा ना। देखो कई प्रोसेस होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के, 3 मेजर प्रोसेस हैं। एक है लेटराइजेशन, जिससे लेटराइट सॉइल बनता है। दूसरा पोर्जोलाइजेशन, जिससे पोर्जोल सॉइल बनता है। और तीसरा है ग्लीजाइजेशन, जिससे पीट सॉइल बनता है, पीटी सॉइल बनता है, ठीक। नाउ लेटराइजेशन में क्या होता है, ये कहाँ आकर होता है, तो वार्म और वेटर क्लाइमेट में। इसमें क्या होता है कि जो रेन वाटर होता है वो सॉइल के टॉप लेयर से सिलिका, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट को लीच कर देता है, डिज़ोल्व करके सॉइल के बॉटम पार्ट में पहुंचा देता है। तो उसके बाद अपर पार्ट में सिर्फ क्या रह जाता है, आयरन और एल्युमिनियम का ऑक्साइड। इसीलिए जो लेटराइट सॉइल होता है ना, वो लाल होता है और इसको ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन पोर्जोलाइजेशन, जस्ट अपोजिट होता है लेटराइजेशन का। इसमें जो आयरन होता है, एल्युमिनियम होता है, वो लीच कर जाता है और जो सॉइल का टॉप पार्ट होता है वहाँ पे सिलिका रहता है। पोर्जोलाइजेशन इज एन इनवर्स ऑफ कैल्सिफिकेशन। नेक्स्ट ग्लाइजेशन। ग्लाइजेशन कहाँ कर होता है, जहाँ पे पुअर ड्रेनेज हो, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, एनारोबिक कंडीशन हो और वाटर लॉक कंडीशन हो। इसीलिए यहाँ की जो सॉइल रहती है ना, वो दलदल टाइप की रहती है, वो पीट सॉइल रहती है, ठीक है। नाउ जो मेजर सॉइल्स हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ देखेंगे मेजर क्रॉप्स। मेजर सॉइल कौन कौन से हैं, अलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। इसके बाद ये कुछ सॉइल हैं जो बिट्स एंड पीसेस में पाए जाते हैं, बट मेजर सॉइल आपके यहीं पे है। नाउ एक आप थंब रूल याद रखना कि जो इंडिया का सॉइल है ना, वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में पुअर होता है। इसीलिए हम लोग फर्टिलाइज़र में NPK न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सबसे पहले हम अलुवियल सॉइल देखते हैं, किसमें रिच होता है। तो इसमें आपको पोटेशियम मिलेगा, लाइम मिलेगा और ह्यूमस मिलेगा। हमारे कंट्री का जो 40% एरिया है ना, वो अलुवियल सॉइल में है। यहाँ पे आप देखो, ये पूरा जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पूरा अलुवियल सॉइल हो गया। इस सॉइल में कौन कौन से क्रॉप होते हैं, तो व्हीट होगा, राइस, मेज़, पल्सेस, शुगर केन। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पे, राजस्थान, गुजरात, महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा, ठीक है। डेल्टा के अलॉन्ग हो गया, गंगेटिक प्लेन हो गया। नेक्स्ट ब्लैक सॉइल, इसको रेगूर सॉइल भी कहते हैं। और ये कैसे फॉर्म हुआ था, तो फिशर वोल्केनिक रॉक
जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, जब हमारा डेक्कन ट्रैप फॉर्म हो रहा था, उस टाइम पे जो सॉइल फॉर्म हुआ था वो है ब्लैक सॉइल। इसलिए ये सॉइल रिच किस में होता है, तो आयरन में होता है, मैग्नीशिया में होता है, एल्यूमिना, पोटैश, लाइम। किस में लैक करता है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सा है, तो कॉटन है। ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे सीरियल्स भी होता है, ऑयल सीड्स भी होता है। इसकी सबसे मेन खासियत क्या है कि ये ना हाई मॉइस्चर रिटेंशन होता है, और इस सॉइल को ना सेल्फ प्लॉट सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि जब ये सॉइल सूख जाता है तो अपने आप टूटने लगता है, तो यहाँ पे हल जोतने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको सेल्फ प्लॉट सॉइल भी कहते हैं। कहाँ पाया जाता है, तो डेक्कन प्लेटू में, महाराष्ट्र, मालवा, एमपी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट वन, रेड सॉइल। रेड कलर इसको क्यों मिला है, तो आयरन की वजह से। आयरन में रिच होता है, पोटैश में रिच होता है। किसमें पुअर होता है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये आपका थंब रूल है। ये ह्यूमस भी इसमें कम होगा। कौन कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं, वीट, राइस, पल्सेस, मिलेट, टोबैको, ऑयल सीड्स, पोटैटो। इसमें जो थोड़ा यूनिक है वो याद रखा करो। फॉर एग्जांपल टोबैको हो गया, मिलेट हो गया, इनको याद रखो। मिलेट तो नॉर्मली जो पुअर न्यूट्रिएंट सॉइल होता है ना, उनमें भी हो जाता है। रेड कलर क्यों होता है, ड्यू टू आयरन, और इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ईस्टर्न और सदर्न पार्ट के लो रेनफॉल एरिया में। नेक्स्ट वन, लेटराइट सॉइल। इसका मैंने अभी आपको फॉर्मेशन बताया। किस में रिच होता है, तो आयरन ऑक्साइड, पोटैश। क्या कम होता है, ऑर्गेनिक मैटर। जो कैल्शियम और फॉस्फेट, मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि वो लीच हो जाते हैं। कौन कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं, कैश्यू नट हो गया, टी, कॉफ़ी, रबर, ये इंपॉर्टेंट है। और मेनली ये सॉइल ना प्लांटेशन क्रॉपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें इंटेंस लीचिंग होती है, जो भी लाइम होते हैं, जो भी सिलिका होते हैं, जो भी सॉल्ट्स होते हैं वो लीच हो जाते हैं। और इस सॉइल का यूज़ होता है ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में, इसको याद रखना। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़, एमपी, हिली एरियाज़ ऑफ उड़ीसा, आसाम, मेघालय, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। बेसिकली जहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा हो और रेनफॉल भी ज़्यादा हो। इसके बाद देखो डेजर्ट सॉइल। किस में रिच होता है, तो फॉस्फोरस में। नाइट्रोजन, ह्यूमस कम होता है। नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे कौन से क्रॉप उगाए जाएंगे, जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, सॉल्ट टॉलरेंट हो। कौन कौन से क्रॉप हो गए, बार्ले, रेप सीड, मिलेट, मीज़। कैसा सॉइल होता है ये, तो लो मॉइस्चर होता है, सलाइन होता है। और किस एरिया में होता है, तो वेस्टर्न राजस्थान, कच्छ। नेक्स्ट वन देखो सलाइन सॉइल, इसको उसारा सॉइल भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है उसारा सॉइल, नाम याद रखना। क्या होता है इसके अंदर, सलाइन होता है, डेट मीन्स इसमें सॉल्ट होता है, सोडियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का सॉल्ट होगा। क्या नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा। देखो जो सलाइन सॉइल होता है ना, वो एग्रीकल्चर के लिए मेनली अनफिट होता है, बेकार होता है, क्योंकि इसमें कैपिलरी एक्शन होता है। जो भी सॉल्ट रहता है वो कैपिलरी एक्शन से ऊपर आ जाता है। इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जिप्सम ऐड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सलाइन सॉइल को ट्रीट करने के लिए हम लोग जिप्सम का यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी का जो सेमी एरिड रीजन होता है वहाँ पाया जाता है। और किसी सलाइन का सॉइल होने का एक मेन रीज़न ये भी है कि वहाँ पे ओवर इरिगेशन हो, इसलिए पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में ना आपको सलाइन सॉइल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छे से अवेलेबल है। तो पानी का यहाँ पे बहुत यूज़ होता है, और आई वुड से कि पानी का यहाँ पे बहुत मिसयूज़ होता है, जिसकी वजह से कैपिलरी एक्शन होता है और जो सॉइल होता है वो सलाइन हो जाता है। नेक्स्ट वन, पीटी सॉइल। इसका मैंने आपको बताया कि ये ग्लेशिएशन के थ्रू होता है, मतलब रेनफॉल ज़्यादा होगा और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ये सॉइल जो होता है वो ब्लैक कलर में होता है, थोड़ा गिलगिला होता है, एसिडिक होता है। कहाँ पाया जाता है, तो नॉर्दर्न बिहार, उत्तराखंड, कोस्टल वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु। किस में रिच होता है, तो ह्यूमस में। क्या कम होता है, तो फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इसके बाद फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। नाम से ही ऑब्वियस है कि किस में रिच होगा, फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल है तो ह्यूमस में रिच होगा ड्यू टू कोल्ड वेदर। क्या नहीं होगा, तो फॉस्फोरस नहीं होता है, पोटेशियम नहीं होता है, लाइम नहीं होता है। माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल है तो इस एरिया में क्या होगा, प्लांटेशन क्रॉपिंग बहुत होती है, टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से एरिया में होता है, तो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो ये रहा आपका मेजर सॉइल। एंड इसके बाद ना आपको ये समझने में बहुत ईजी होगा। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बार ये समझा देता हूँ। यहाँ मैंने एक रफ नोट प्रिपेयर किया है, इसको आप समझ जाओगे तो कौन सा क्रॉप राबी होता है, कौन सा खारिफ होता है, कौन सा ज़ैद होता है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप बैठ के इसको सुनो, बहुत ईजिली आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो देखो इंडिया में मेनली दो टाइप के क्लाइमेट होंगे, एक ट्रॉपिकल होगा, दूसरा टेम्परेट होगा। इन दोनों के बीच का जो क्लाइमेट होता है वो होता है सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैसा होगा, ट्रॉपिकल नाम है, डैट मीन्स वार्म होगा, हॉट होगा, बारिश भी होगी तो ह्यूमिड होगा। टेम्परेट कैसा होता है, कूल होगा, यहाँ पे मॉइस्चर लेस होता है क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है। इन दोनों के बीच का जो है वो इंटरमीडिएट सब ट्रॉपिकल है। अब देखो इन कंडीशन से आपको समझ में आ गया होगा कि किस महीने में ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहेगा।
जून जुलाई अगस्त सितंबर ये जो रहता है ट्रॉपिकल रहता है। इसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब तक जा सकता है आपका टेम्परेट क्लाइमेट। इस हिसाब से आप देखो कौन कौन से क्रॉप कहाँ कहाँ उगेंगे। सबसे पहले हम फूड ग्रेन्स की बात करें तो फूड ग्रेन में क्या होता है, दो मेन क्या होते हैं। राइस, राइस क्या होगा, तो राइस एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, ट्रॉपिकल है, इसकी वजह से इसको क्या होगा, वार्म हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। वहीं वीट की बात करें तो वीट क्या होता है, टेम्परेट क्रॉप होता है। इन दोनों के बीच आप मेज़ को देखोगे तो मेज़ एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। जो मेज़ है ना वो ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल आ जाता है। कोर्स ग्रेन की बात करें, जो मोटा अनाज होता है, इसको मिलेट भी कहते हैं। मिलेट में क्या आता है, ज्वार बाजरा रागी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, बाजरा, ठीक है, बा से हो जाएगा बाजरा, जे से ज्वार, आर से रागी। ये क्या होता है, ये टेम्परेट क्रॉप है। इसके बाद जो दूसरे कोर्स ग्रेन होते हैं, ओट, राई, बार्ले, ये आपका टेम्परेट हो गया। सोयाबीन जो होता है वो सब ट्रॉपिकल होता है। नेक्स्ट पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में जो सबसे मेन होता है तूर दाल, अरहर दाल उसको कहते हैं हम लोग, वो क्या होता है, तो वो ट्रॉपिकल क्रॉप होता है। इसके बाद जो ग्राम होता है, पीस होता है, जो चना होता है, जो मटर होता है, वो आपका टेम्परेट होता है। आप अपने आसपास की सराउंडिंग को खुद ऑब्जर्व करो ना, आपको आइडिया हो जाएगा। जब आप सब्जी लेने जाते हो, फल लेने जाते हो, तो किस मौसम में कौन सा फल अवेलेबल होता है, उस हिसाब से आप अपने दिमाग में रखो। फॉर एग्जांपल इस वक्त आपको क्या मिल रहा होगा, इस वक्त आपको मेलन्स मिल रहा होगा, क्योंकि ये जो पीरियड है ना, इस पीरियड में ज़्यादा क्रॉपिंग होती है। इसके बाद देखो ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स में जो ग्राउंडनट है वो आपका ट्रॉपिकल क्रॉप हो जाएगा, बट वहीं मस्टर्ड है वो आपका टेम्परेट क्रॉप हो जाएगा। इसके बाद हम शुगर की बात करते हैं, तो जो शुगर केन है वो आपका ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, बट बीट शुगर जो है वो टेम्परेट क्रॉप है। स्टार्च की बात करते हैं, जिन वेजिटेबल्स से, जिन क्रॉप से आपको स्टार्च मिलता है, टेपियोका, यम, कसावा, ये सारे आपके ट्रॉपिकल क्रॉप हो गए। वहीं पोटैटो, पोटैटो आपका टेम्परेट क्रॉप हो गया। फाइबर क्रॉप्स की बात करें तो जूट, हेम्प, कॉटन, ये सारे आपके ट्रॉपिकल क्रॉप हैं। कॉटन तो सब ट्रॉपिकल रीजन में भी होता है। इसके बाद जो फ्लैक्स होता है ना, फ्लैक्स सीड्स आप सुनते होगे, वो आपका टेम्परेट क्रॉप है। फ्रूट्स की बात करें तो मैंगो, लीची, गुआवा, ये आपके ट्रॉपिकल क्रॉप हैं। ऑरेंज, लेमन, जो खट्टा फ्रूट होता है वो सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। इसके अलावा कीवी, एप्पल, एप्रिकॉट, गुआवा, ये आपका टेम्परेट क्रॉप है। गुआवा आपको ठंडी में भी मिलेगा। तो ये आपके मेजर सीजन्स हो गए। अब आप देखो, जो खारिफ होता है ना वो रेनी सीजन में होता है। कौन कौन से मंथ में, जून जुलाई अगस्त सितंबर। मतलब जो आपका टेम्परेचर रहेगा, आपका वेदर कंडीशन रहेगा, कैसा रहेगा, हॉट एंड ह्यूमिड। जो राबी होता है वो विंटर में होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब। इसके बाद जो ज़्यादा होता है वो हॉट एंड ड्राई, गर्मी पड़ती है, बारिश नहीं होती है। कब होता है ये, तो मार्च अप्रैल में। सिंपल है, जितने भी आपने ट्रॉपिकल क्रॉप्स पढ़े थे वो सारे खारिफ हो गए, जितने भी आपने टेम्परेट क्रॉप्स पढ़े थे वो सारे राबी हो गए। तो आई होप अब आपको याद रहेगा, अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि खारिफ क्या होता है, राबी क्या होता है और ज़ैद क्या होता है। ना अब हम इन क्रॉप्स को डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं करनी है कि कितना टेम्परेचर होता है, कितना सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, बस एक मोटा मोटा आइडिया रखो। इसीलिए मैंने आपको यहाँ बताया कि जो ट्रॉपिकल होता है वो वार्म हॉट ह्यूमिड होता है, टेम्परेट कूल लेस मॉइस्चर होता है। इससे आप ये जान जाओगे कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, कितना रेनफॉल चाहिए होता है। लेस मॉइस्चर है, डेट मीन्स कि वो राबी क्रॉप है। जैसे यहाँ पे देखो, वीट के लिए रेनफॉल कम चाहिए तो राबी हो गया, राइस के लिए ज़्यादा चाहिए तो खारिफ हो गया ना। सबसे पहले राइस को देखते हैं, सीज़न कैसा रहेगा, तो खारिफ रहेगा। डेट इज़ वाई जो टेम्परेचर रहेगा वो हॉट एंड ह्यूमिड रहेगा। इसके अलावा कौन सा सॉइल में होता है, हमने अभी देखा कि अलुवियल सॉइल में होता है, और क्ले कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो अच्छा रहेगा इसके लिए। ना देखो, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ये एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसीलिए मीथेन पॉल्यूशन का एक मेजर सोर्स है ये। क्योंकि पहले हम लोग राइस के सीडलिंग्स को वाटर लॉक्ड फील्ड में उगाते हैं, उसके बाद इसको ले जाके फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। ना जो हमारा ईस्ट कोस्ट है वो ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट कोस्ट। इसका ये याद रखना है कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो फिलीपींस में है। नेक्स्ट वन, म्यांमार को राइस बोल ऑफ फार ईस्ट भी कहा जाता है, और थाईलैंड को राइस बोल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है। राइस कहाँ कहाँ उगता है, तो इरीगेटेड एरियाज़ ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और इंडिया का ये सबसे मेन सीरियल है। इंडिया के टोटल क्रॉप एरिया में 1/4 जो है वो राइस का है। नेक्स्ट वन देखो, वीट। वीट को कैसा सीज़न चाहिए, तो कूल ग्रोइंग सीज़न एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। ये जो कीवर्ड्स है उनको याद रखना, जैसे ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये कंडीशन दे देगा, पूछ लेगा कौन से क्रॉप का ये कंडीशन है। इसके बाद इसको मीडियम रेनफॉल चाहिए, वेल ड्रेन्ड लोमी एंड क्लेई सॉयल, राबी क्रॉप है ये। और ये राइस के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल है। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का जो शेयर है 1% से भी कम है।
इसके बाद देखो कौन कौन से एरियाज़ में उगाया जाता है, तो यूपी में, पंजाब, हरियाणा, रैंकिंग यहाँ देख सकते हो, सबसे आगे यूपी है, उसके बाद पंजाब, हरियाणा। जहाँ रेनफॉल नहीं होता ड्राई एरियाज़ में उगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो ज्वार, मिलेट, इसको श्री अन्न भी कहते हैं एंड 2023 को इंडिया ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया है। ये ऐसा क्रॉप होता है, इसको बहुत न्यूट्रिशियस सॉइल की, बहुत ज़्यादा रेनफॉल की, बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ देखो फॉडर क्रॉप की तरफ इसको उगाया जाता है, ड्रॉट प्रोन होता है, लेस वाटर चाहिए होता है। इंडिया के जो टोटल क्रॉप एरिया है उनमें से 5.3% जो है वो मिलेट का होता है। ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है आफ्टर राइस एंड व्हीट। खारिफ क्रॉप है, कैसा सॉइल चाहिए होता है इसको, तो वेल ड्रेन लाइट सॉइल या फिर ये ब्लैक सॉइल भी हो जाता है। इसके बाद यहाँ देखो कौन कौन सा एरिया है। कंट्री का आधा प्रोडक्शन जो है सिर्फ महाराष्ट्र करता है, और कौन कौन से एरिया हैं, कर्नाटका, एमपी, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना। ये आप मैप में देख लेना, इसको आप पढ़ भी सकते हो। ये चीज़ याद रखना कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ है, तो हैदराबाद में। नेक्स्ट वन देखो, यहाँ हमने ज्वार की बात की, इसके बाद बाजरा। 25 से 30 सेल्सियस सनलाइट चाहिए होता है, पुअर सॉइल में भी हो जाएगा आराम से। खारिफ क्रॉप है, ड्रॉट रेजिस्टेंट है, ड्रॉट प्रोन है, रेनफेड एरिया में होता है। कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में, जैसा हमने यहाँ देखा महाराष्ट्र। इसके बाद देखो रागी। रागी आपका रेड सॉयल, शैलो ब्लैक सॉयल, सैंडी सॉयल, लोमी सॉयल, मतलब डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सॉयल में हो जाता है। खारिफ क्रॉप है, रेनफेड एरिया, बहुत ज़्यादा इरीगेशन फैसिलिटी नहीं चाहिए होती है। कहाँ कहाँ होता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसके बाद देखो मेज़। मेज़ को क्वीन ऑफ सीडर्स भी कहा जाता है, और मेज़ को एज हम लोग फूड क्रॉप भी उगाते हैं और एज अ फॉडर क्रॉप भी उगाते हैं। कैसा सॉइल चाहिए होता है, तो इन्फीरियर सॉइल लाइक रेड सॉइल चाहिए होता है, बट ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल में भी हो जाता है। ये याद रखना कि इसको लगातार बारिश नहीं चाहिए होती है। इसके बाद देखो यहाँ पे मेनली एक खारिफ क्रॉप है, बट बिहार में इसको एज अ राबी क्रॉप भी ग्रो करते हैं, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट वन, मेज़ का हम लोग बायोफ्यूल में यूज़ करते हैं, इथेनॉल में यूज़ करते हैं। इथेनॉल मतलब अल्कोहल बनाने में यूज़ करते हैं। इसका जो ईल्ड है वो कोर्स ग्रेन से ज़्यादा है। नेक्स्ट, ये रेनफेड एरिया में होता है, इसको बहुत ज़्यादा इरीगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, तो एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, यूपी। नेक्स्ट वन, पल्सेस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको कैसा कंडीशन चाहिए होता है, तो ड्राई कंडीशन, लेस मॉइस्चर। कुछ पल्सेस खारिफ हैं, कुछ राबी हैं, जैसे तूर, उड़द, मूंग, मसूर, ये आपका खारिफ हो गया। वहीं ग्राम एंड पीस ये राबी हो गया। देखो तूर प्लस ग्राम जो हो गया ना, ये 2/3 ऑफ द पल्सेस प्रोडक्शन करता है। यहाँ देखो ग्राम एंड तूर मोस्ट कल्टिवेटेड। इंडिया जो है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, बट इसके बावजूद भी 90% जो एरिया है वो रेनफेड एरिया में आते हैं। पल्सेस की सबसे खास बात क्या होती है कि ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। जितने भी हमारे लेगुमिनस प्लांट है ना, वो सारे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। टोटल सोन एरिया अंडर पल्सेस कितना है, तो 11% है। जो राबी पल्सेस हैं इसके साथ प्लस तूर, ये 60% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टोटल प्रोडक्शन का। नाउ प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस फॉर बोथ राबी एंड खारिफ सीजन हैज़ इंक्रीज्ड। राबी और खारिफ दोनों के पल्सेस का प्रोडक्शन लास्ट के 3 डेकेड में बढ़ा है, बट जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है अंडर पल्सेस वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ होता है, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका। तूर अरहर का जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन है वो महाराष्ट्र करता है, ऑलमोस्ट 1/3 प्रोडक्शन। नेक्स्ट वन देखो ऑयल सीड, जैसे ग्राउंडनट हो गया वो खारिफ हो गया, सेसमे हो गया वो खारिफ नॉर्थ इंडिया में हो गया और साउथ इंडिया में वो राबी हो गया। कैस्टर सीड जो है वो खारिफ और राबी दोनों है। लिन सीड, मस्टर्ड वो राबी है। नाउ अलग अलग ऑयल सीड्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो रेप सीड या मस्टर्ड होता है वो फ्रॉस्ट सेंसिटिव होता है, उसको फ्रॉस्ट मिलेगा तो इसका फसल तुरंत ख़राब हो जाएगा। राजस्थान 1/3 प्रोडक्शन होल्ड करता है। ग्राउंड नट में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और रेप सीड में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके साथ आप ऑयल पाम टी का जान लो, पाम ऑयल के बारे में जान लो। देखो नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ से पाम ऑयल आता है और मेजॉरिटी प्रोडक्शन वहीं पे होता है, बट पाम ऑयल जो है, पाम ट्री जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव नहीं है, वो अफ्रीका का नेटिव है। ये याद रखना, ये PYQ पूछा गया है। पाम ऑयल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो ऑलमोस्ट मल्टीपल जगह होता है। लिपस्टिक में, सोप में, डिटर्जेंट में, इवन आइसक्रीम में भी यूज़ होता है। ऑयल सीड इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ क्रॉप उसका प्रोड्यूस होता है, तो ड्राई लैंड ऑफ मालवा, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में जो है सोयाबीन जो है मोस्टली MP और महाराष्ट्र में ग्रो करता है, और यही दोनों रीजन जो है वो 90% ऑफ सोयाबीन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट वन कॉटन। कॉटन को हम लोग वाइट गोल्ड भी कहते हैं। कॉटन को कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, जब कॉटन बॉल बन जाता है ना तो उस टाइम पे क्लियर स्काई होना चाहिए। इसके साथ कॉटन को कम से कम 210 दिन का फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होता है।
कौन से सॉइल में होता है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल इसके लिए ब्लैक सॉइल है, इसको रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। खारिफ क्रॉप है। इंडिया में आप याद रखना कि चारों टाइप के कॉटन कल्टीवेट होते हैं, 2 एशियन कॉटन हो गए, एक इजिप्शियन कॉटन हो गया, एक अमेरिकन कॉटन हो गया। नेक्स्ट, इंडिया जो है वो कॉटन का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर है। कॉटन प्लांट का जो रूट्स होता है वो शैलो होता है और कई बार कॉटन फील्ड को टिल किया जाता है, जोता जाता है, जिसकी वजह से इसमें इरोजन का खतरा बहुत हो जाता है। जो कॉटन प्लांट है इसके सॉइल में इरोजन का खतरा बहुत होता है। नेक्स्ट, 67% कॉटन जो है वो रेनफेड एरिया में होता है और सिर्फ 33% जो होता है वो इरीगेटेड एरिया में होता है। इसको याद रखना। इंडिया को एज अ ओरिजिनल होम माना जाता है कॉटन का, क्योंकि कॉटन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी यूज़ किया जाता था, वहाँ भी ग्रो किया जाता था। इसके बाद देखो बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2 क्या है, ये जीएम कॉटन की वेराइटीज़ हैं। नेक्स्ट वन देखो कहाँ कहाँ इसको प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे मेन एरिया जो है वो डेक्कन प्लेटू है। गुजरात जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। एक बात आप याद रखना कि जो अहमदाबाद है वो मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन में आता है, बट जो मुंबई है वो लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर है, ठीक है, अहमदाबाद नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ ग्रो होता है या फिर किस रीजन में होता है, तो अहमदाबाद उस रीजन में आता है। बट जो टेक्सटाइल मिल है, टेक्सटाइल सेंटर है, वो मुंबई है। मिल मेड कॉटन यार्न का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, लार्जेस्ट कौन है, तो तमिलनाडु, इसको याद रखना। इसके बाद इंडिया जो है वो ग्लोबल ट्रेड का 25% कॉटन जो है वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वन, जूट। जूट को कैसा वेदर चाहिए होता है, तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। कहाँ पे होता है, तो रिच डेल्टा एलुवियल सॉइल डेट रिसीव सिल्ट रेगुलरली, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, जो गंगा प्लेन होता है ना वहाँ पे होता है। एक चीज़ और याद रखना कि ये सैंडी लूम्स एंड क्ले लूम्स में भी होता है। ये आपका खारिफ क्रॉप है। नेक्स्ट वन देखो, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो वेस्ट बंगाल में 50%। इसके बाद असम, उड़ीसा, बिहार। जो हमारा लोअर गंगेटिक प्लेन है ये पैडी और जूट के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ह्यूमिड होता है और टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है। नाउ इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट बांग्लादेश जो है वो जूट का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और यही इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। जूट एक फाइबर क्रॉप है और जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन देखो, शुगर केन। तो वार्म क्लाइमेट, इसके लिए भी फ्रॉस्ट जो है वो फैटल है। किस टाइप का सॉइल चाहिए होता है, तो वैरायटी ऑफ सॉइल्स में हो जाता है। सैंडी लोमी से क्ले लोमी, हर टाइप के सॉइल में ये हो जाता है। ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल क्रॉप है ये। कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो यूपी में होता है। यूपी में ऑलमोस्ट 2/3 प्रोडक्शन होता है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। जो नॉर्थ इंडिया में शुगर केन होता है उसका यील्ड कम होता है एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडिया, क्योंकि साउथ इंडिया में ना जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी मिलती है। इसके साथ जो नॉर्दर्न पार्ट्स का क्रशिंग सीज़न होता है, मतलब गन्ना कट के शुगर मिल में जाने तक का जो सीज़न होता है वो शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू जो साउथ इंडिया होता है। इसीलिए साउथ इंडिया में जो शुगर कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखो, शुगर केन कहीं कहीं ना ट्रॉपिकल रीजन में स्लोप पे उगाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सॉइल इरोजन का खतरा होता है। एक चीज़ आप याद रखना कि जो शुगर केन होता है ना वो ग्रास होता है, एक टाइप का पेरिनियल ग्रास होता है। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो ब्राज़ील में होता है। शुगर केन भी एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। शुगर केन को क्रश करने के बाद जो लेफ्ट ओवर बचता है ना उसको बगासे कहते हैं। कहाँ इसका यूज़ होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी में, हीट में, एनर्जी प्रोड्यूस करने में। और जो मोलासेस होता है जो शुगर केन से बनता है वो कहाँ यूज़ होता है, तो अल्कोहल बनाने में, लाइफ स्टॉक फीडिंग में। नेक्स्ट वन देखो, टी को कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, वार्म क्लाइमेट, मॉइस्ट क्लाइमेट, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। और इसके लिए जो स्टैंडिंग वाटर होता है, रुका हुआ पानी बहुत हार्मफुल होता है, इसलिए टी प्लांटेशन जो होता है ना वो स्लोप्स पे होता है। ये ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। हमने देखा था सॉइल में इसको कैसा सॉइल चाहिए होता है, तो फॉरेस्ट का सॉइल, माउंटेन का सॉइल जो कि ह्यूमस में रिच हो। ये आपका एक प्लांटेशन क्रॉप है। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और टी जो है वो कैफीन में, टैनिन में, दोनों में रिच होता है। सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है, असम में, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा। और आप अफ्रीका की बात करो तो केन्या में एक मेजर क्रॉप है। कॉफ़ी के प्लांटेशन को डायरेक्ट सन रेज नहीं चाहिए होता है। सॉइल कैसा इसको चाहिए होता है, तो लोमी सॉइल जिसमें अच्छी ड्रेनेज हो। टी जो होता है वो आपका ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल होता है, बट जो कॉफ़ी होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज़। इसके बाद 3 मेन वैरायटी से कॉफ़ी होते हैं, अरेबिका, रोबस्टा एंड लाइबेरिका। इसमें से अरेबिका और रोबस्टा जो होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एरियाज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कर्नाटका में, कर्नाटका का चिकमंगलुरु रीजन, उसके बाद केरला, फिर तमिलनाडु। वहीं अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का जो आइवोरी कोस्ट है वहाँ पे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। और वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में, फिर वियतनाम में। इंडिया जो है वह 6 नंबर पे आता है। ब्राज़ील का जो संतोष आइलैंड है उसको कॉफ़ी पोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन देखो,
टोबैको भी कूल एंड ड्राई क्लाइमेट में होता है, जहाँ रेनफॉल नहीं मिलती वहाँ पे इरीगेशन के थ्रू इसको उगाया जाता है। और इंडिया में दो टाइप के टोबैको वैरायटी हैं, पहला हो गया टबाकम, दूसरा होगा रस्टीका। सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस क्या है तो आंध्र प्रदेश है, जहाँ पे वर्जीनिया टोबैको उगाया जाता है, जिसका यूज़ सिगरेट्स बनाने में होता है। नेक्स्ट वन रबर को कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है तो वार्म एंड ह्यूमिड, जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट देखो कौन कौन से एरिया में होता है, तो याद रखना कि ये इक्वेटोरियल क्रॉप भी है, ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर है। 40% जो इंडिया का कंजप्शन होता है रबर का वो इंपोर्ट के थ्रू मेट होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है तो केरला में, 78% प्रोडक्शन जो है केरला में होता है। उसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटका। रबर जो है मेनली मलेशिया में ग्रोन किया जाता है और मलेशिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है रबर का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मेजर क्रॉप। इसके बाद हम देखते हैं कुछ करंट अफेयर पॉइंटर्स जो कि इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में इंडिया का जो शेयर था 2021 में वो था 2.4% और डॉलर के टर्म्स में देखो तो 50 बिलियन यूएस डॉलर। फर्टिलाइज़र सब्सिडी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इंडिया में ना 3 टाइप के फर्टिलाइज़र मेन है। एक है आपका यूरिया, दूसरा है डाई अमोनिया फॉस्फेट, इसको डैप कहते हैं, एंड द थर्ड वन इज़ म्यूरेट ऑफ पोटैश, इसको मॉप कहते हैं। इंडिया में फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी 2 टाइप से मिलता है। एक सब्सिडी तो यूरिया पे मिलता है और दूसरी सब्सिडी मिलती है नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र पे, जो कि डैप और मॉप हो गया। यूरिया में क्या होता है बेसिकली कि गवर्नमेंट जो भी यूरिया प्रोड्यूसिंग कंपनीज होती है उनको बताती है कि आप यूरिया का ये बैग इतने एमआरपी पे बेचोगे। तो गवर्नमेंट यूरिया कंपनी को बताती है कि आप यूरिया का बैग कंज्यूमर को कितने एमआरपी पे बेचोगे, और जो एमआरपी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो यूरिया कंपनी यूरिया प्रोड्यूस कर रही है, जो उसका कॉस्ट हुआ और जो एमआरपी हुआ, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो गवर्नमेंट एज अ सब्सिडी देती है यूरिया कंपनीज़ को। दूसरा नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र, इसमें डैप और मॉप आता है। इसमें गवर्नमेंट ना न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देती है, मतलब जितना फॉस्फेट यूज़ हुआ रहेगा, जितना पोटैश यूज़ हुआ रहेगा, उसके हिसाब से गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। नेक्स्ट देखो कुछ यूरिया के बारे में जान लो कि यूरिया टोटल फर्टिलाइज़र सब्सिडी का 65% होल्ड करता है और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें आपको 4 एलिमेंट मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यूरिया ना बेसिकली मीथेन से बनता है, ठीक है, मीथेन से। नाउ नीम कोटेड यूरिया भी है ताकि वो किसी और काम के लिए लीगली स्मगल ना हो। इसके बाद देखो जो फर्टिलाइज़र का आइडियल रेशियो होना चाहिए एनपीके का, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का, वो 4:2:1 होना चाहिए। बट इंडिया में ये फॉलो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, वहीं डैप में देखो तो 46% फॉस्फोरस होता है और 18% जो होता है नाइट्रोजन होता है। तो ये रेशियो इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता, इसीलिए जो इंडियन सॉइल है ना वहाँ आपको न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो क्रॉप यील्ड है वो अफेक्ट होता है। नेक्स्ट देखो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र कंज्यूमर है आफ्टर चाइना और थर्ड लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र प्रोड्यूसर है। जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री होती है वो 8 कोर इंडस्ट्री में से एक होती है। बाकी के कौन कौन से होगा उसको याद कर लो। एक कोल होता है, फिर क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, फिर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र आपका हो गया, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये आपकी 8 कोर इंडस्ट्री है। नेक्स्ट देखो फॉस्फोरस सेक्टर। इंडिया फॉस्फोरस की लार्जेस्ट इंपोर्टर है और जो फॉस्फेट रॉक होते हैं वो मेनली 2 स्टेट में पाए जाते हैं, एक आपका राजस्थान हो गया, दूसरा एमपी हो गया। फॉस्फेट रॉक्स ना जनरली आपको कैडमियम के साथ ही मिलेगा, इसीलिए जो फॉस्फेट रॉक का एक्सट्रैक्शन होता है ना वो काफ़ी टफ हो जाता है। नेक्स्ट माइनर इरिगेशन। 3 टाइप के इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं, मेजर, मीडियम एंड माइनर। कितना एरिया इरिगेट होगा उस पर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट जो है वो मेजर है, मीडियम है या फिर माइनर है। जो मेजर प्रोजेक्ट होता है उसका जो कल्टिवेबल कमांड एरिया होता है वो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है। जो मीडियम होता है उसका कल्टिवेबल कमांड एरिया 2,000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर होता है और जो माइनर होता है उसका लेस देन 2,000 हेक्टेयर कल्टिवेबल एरिया होता है। तो जो माइनर इरिगेशन है उसमें से ऑलमोस्ट 95% ग्राउंड वाटर बेस्ड है, बाकी 5.2% जो है वो सरफेस वाटर बेस्ड है। जितने भी माइनर इरिगेशन है उसमें से 96% जो है वो प्राइवेटली ओन्ड है और जो 3.4% है वो पब्लिक ओनरशिप में है। नेक्स्ट देखो एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सबसे पहले एमएसपी कब दिया गया? 1967 में। एमएसपी को फिक्स कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एमएसपी को फिक्स करेगी। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एमएसपी को अनाउंस करती है। कब अनाउंस करती है, कितने बार अनाउंस करती है? तो साल में 2 बार, एक बार राबी क्रॉप के सोइंग सीजन से पहले, दूसरी बार खारिफ क्रॉप के सोइंग सीजन से पहले। कितने क्रॉप्स में एमएसपी मिलता है?
तो 22 क्रॉप पे प्लस शुगर केन पे FRP मिलता है। ये FRP कौन पे करता है? तो जो शुगर मिल ओनर होते हैं वो FRP पे करते हैं शुगर केन फार्मर्स को। नाउ किन किन क्रॉप से मिलता है वो देख लो। 14 खारिफ क्रॉप हो गए, 7 रावी क्रॉप हो गए, बाकी 4 जो हैं वो कैश क्रॉप हो गए। इन क्रॉप्स का नाम याद रखना, MSP कई बार पूछ चुका है एग्जाम में ना। देखो MSP ना किस फॉर्मूला पे मिलता है, तो A2 + FL और C2 दोनों फॉर्मूला यूज़ होता है। और जिन पे भी MSP अनाउंस होता है उसका FCI जो है वो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट करती है। देखो हर क्रॉप का नहीं होता है, ये प्रॉब्लम होती है। मेनली वीट का, राइस का और कोर्स ग्रेन का होता है। यहाँ भी मेनली वीट और राइस का ही प्रोक्योरमेंट होता है ना। यहाँ देखो A2 + FL C2 क्या होता है, ऐसे समझ लो कि जो A2 होता है ये वो कॉस्ट होता है जो फार्मर्स को डायरेक्टली इनकर्ड होता है, जैसे सीड्स खरीदने पे, फर्टिलाइज़र खरीदने पे, पेस्टिसाइड्स खरीदने पे, कोई लेबर हायर कर रहा है उस पर। A2 + FL क्या होता है, A2 + FL में A2 तो रहेगा ही, प्लस जो अनपेड लेबर होते हैं, अनपेड फैमिली मेम्बर काम करते हैं वो होता है। इसके बाद जो C2 होता है ना, बेसिकली उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ लो। फॉर एग्जांपल किसान के पास एक लैंड है, उसको वो बैंक में रख दे, उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, तो वो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किसान जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज़ कर रहा है वो C2 में आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। A2 + FL और C2 दोनों यूज़ होता है। अभी बवाल चल रहा था फार्म लॉ को लेके। क्यों चल रहा था? क्योंकि स्वामीनाथन कमीशन ने ये बताया था कि जो MSP है वो 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट होना चाहिए। मतलब जो C2 है उस पर 50% आप और ऐड कर दो। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक स्टेटूटरी बॉडी है और ये फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के अंदर आया था। ये किसके अंदर आती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कौन सी स्कीम चलाती है? तो ओपन मार्केट सेल स्कीम, इसके थ्रू ही ये फूड प्रोक्योरमेंट करती है। फिशरी सेक्टर, इंडिया का जो फिशरी सेक्टर है वो 3rd लार्जेस्ट है। और सबसे ज़्यादा फिशरी कहाँ होता है? तो इनलैंड एक्वाकल्चर में। जो इनलैंड एरियाज़ होता है, इनलैंड वाटर होता है, वहाँ से 70% टोटल फिश प्रोडक्शन होता है। इसके बाद भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, इसको एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टैब्लिश किया गया अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। इसका काम क्या है? तो सीड कंजर्वेशन, प्रमोशन करना, रिसर्च करना। मतलब यहाँ पे आप बीज देख रहे हो तो सीड से रिलेटेड प्रमोशन हो गया, रिसर्च हो गया, कंजर्वेशन हो गया, वो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगी। नेक्स्ट देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने पहली बार लॉन्च किया है क्रेडिट गारंटी स्कीम। किसके लिए? लाइफ स्टॉक के लिए। कितना कॉर्पस रहेगा? तो 750 करोड़ का। इसके बाद देखो, ओपन सी केज कल्चर क्या होता है, किसके लिए यूज़ होता है? तो ये फिशिंग के लिए यूज़ होता है, फिश फार्मिंग के लिए यूज़ होता है और ये इको फ्रेंडली मेथड है। नेक्स्ट आप पोमीग्रेनेट देखो, अनार। अनार क्या होता है? एक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप होता है। किस टाइप के एरिया में होता है? तो सेमी एरिड। इंडिया का रैंक क्या है एज अ प्रोडक्शन फॉर पोमीग्रेनेट? 7th है। और कौन कौन से स्टेट में होता है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखो कुछ आप इंडेक्स, हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक, फूड प्राइस इंडेक्स, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये सब कुछ कौन रिलीज़ करता है? तो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद एक और इंडेक्स है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड। ये कौन रिलीज़ करता है? तो 3-4 बॉडी मिलकर रिलीज़ करती है। एक FAO हो गया, दूसरा आपका हो गया इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तीसरा यूनिसेफ हो गया, चौथा UN फूड प्रोग्राम हो गया और 5वां कौन हो गया? WHO। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2023, इसको कौन रिलीज़ करता है? तो IFPRI। इसके बाद देखो, ICRISAT ने एक बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप किया है। किसके हेल्प से? तो रामफल जो होता है, कस्टर्ड एप्पल, उसके लीफ के हेल्प से। ठीक है, नाउ प्लांट बेस्ड मीट क्या होता है? ये ऐसा मीट होता है जिसको वेजिटेबल या फिर वीगन इंग्रेडिएंट्स बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल सोया से, वीट ग्लूटेन से, पी प्रोटीन से, माइक्रो प्रोटीन से। ये देखने में, छूने में, टेस्ट में पूरा मीट की तरह लगता है, बट ये मीट नहीं होता। नाउ DBW 187, DBW 222 क्या है? ये एक वीट की वैरायटी है जो कि हीट रेजिस्टेंट है। ठीक है, पूसा सॉफ्ट भी एक वीट की वैरायटी है। RST 13 क्या है? ये भी एक सेमी ड्रॉफ वीट जीन है। ठीक है, वीट का जीन है ये, सेमी डॉर्फ। इसके बाद DSR टेक्नोलॉजी क्या होता है? इसको कहते हैं डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्निक। इसमें आपको जो वीट का प्लांट होता है, वीट की सीडलिंग होती है, उसको नर्सरी में आपको प्रिपेयर नहीं करना होता है। डायरेक्ट आप राइस का सीड लो और फील्ड में जाके उसको बो दो। इससे क्या होता है कि वाटर बचता है, इलेक्ट्रिसिटी बचती है। नेक्स्ट देखो, सगुना राइस टेक्निक SRT। इसमें क्या होता है? क्रॉप का कल्टीवेशन होता है विदाउट प्लॉइंग, विदाउट पडलिंग, विदाउट ट्रांसप्लांटिंग। यहाँ आपको राइस के लिए फील्ड प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, खेत को जोतना नहीं पड़ेगा, 0 टिलेज है ये। नेक्स्ट PR23 क्या है? तो एक राइस की वैरायटी है जिसको चाइना ने डेवलप किया है। पूसा 44 क्या है? तो पैडी वैरायटी है। इसके बाद मस्टर्ड जो है ना, वो एक सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप है। इसको याद रखना कि मस्टर्ड में जो है सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। GM मस्टर्ड तो कहाँ से डेवलप हुआ था, किसने डेवलप किया था?
सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट कहाँ पे है ये? तो DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, ग्लाइफोसेट क्या होता है? ये एक हर्बिसाइड होता है। वर्ल्ड में पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट कहाँ खुल रहा है? तो कलोल में खुल रहा है, गुजरात। गुजरात याद करना। इसके बाद देखो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी क्या होता है? ये टेक्नोलॉजी बेसिकली फ़िश फार्मिंग के लिए यूज़ होता है, जहाँ हम एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में हाई डेंसिटी ऑफ फिश फार्मिंग कर सकते हैं। ये देखो ना, कीवर्ड्स है, सब कीवर्ड्स याद रखना। यही कीवर्ड दे देगा, पूछ लेगा किसके लिए यूज़ होता है। और खासकर जितने भी बायो प्रीफिक्स वाले कीवर्ड्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के लिए। अथीलिया रोल्फसी क्या है? ये एक फंगल डिजीज़ है जो कि कटहल में लगता है। नेक्स्ट, डाईबैक डिजीज़ कहाँ लगता है? तो नीम के प्लांट में लगता है। इसके बाद देखो, गवर्नमेंट ने जैसे नीम कोटेड यूरिया लॉन्च किया था, उसी तरह गवर्नमेंट अब सल्फर कोटेड यूरिया लॉन्च कर रही है, जिसको यूरिया गोल्ड भी कहते हैं। किस लिए लॉन्च कर रही है? तो सॉयल में जो सल्फर की डेफिशिएंसी होती है उसको एड्रेस करने के लिए। इसके साथ साथ क्या होगा कि जो फार्मर का इनपुट कॉस्ट होता है ना, वो बचेगा। नेक्स्ट देखो, मिलेट हमने देख ही लिया था। इंडिया जो है वो मिलेट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद देखो, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001, ये क्या करता है? ये IPR ग्रांट करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, टू प्लांट ब्रीडर, टू रिसर्चर एंड टू फार्मर्स। तो यहाँ जो प्लांट ब्रीडर हैं, जो सीड प्रोड्यूसर हैं, उनके पास एक्सक्लूसिव राइट है अपने सीड्स को प्रोड्यूस करने का, सेल करने का, मार्केट करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, इंपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट करने का। ऑल्सो जो यहाँ पे फार्मर्स हैं, इनके पास राइट है कि ये भी अपना कोई नया वैरायटी ईजाद कर सकते हैं, कोई नया वैरायटी डेवलप कर सकते हैं और उसको रजिस्टर करा सकते हैं, उस पर भी IPR ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, ये एक्ट किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस एक्ट में ना क्या एसेंशियल कमोडिटी होगी उसको डिफाइन कहीं नहीं किया गया। बस इस एक्ट का सेक्शन 2A ये बोलता है कि एक्ट के शेड्यूल में जो भी कमोडिटी इंक्लूड की जाएगी वो एसेंशियल कमोडिटी हो जाएगी। कौन कौन सी कमोडिटी हैं जो इस टाइम पे एक्ट में है? ड्रग्स हो गए, फर्टिलाइज़र हो गए, यहाँ देखो फूड स्टफ, एडिबल ऑयल सीड हो गया, ऑयल्स हो गया। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इसके बाद यहाँ पे देखो कॉटन, जूट, फॉडर। बेसिकली एसेंशियल कमोडिटी वो होता है जिसके सेल्स पे, सप्लाई पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, होर्डिंग पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। और यहाँ पे देखो 5 स्टैट्यूटरी कमोडिटी बोर्ड्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। एक कॉफ़ी बोर्ड हो गया, रबर बोर्ड, टी बोर्ड, टोबैको बोर्ड, स्पाइस बोर्ड। ये 5 स्टैट्यूटरी बोर्ड है। सबका हेडक्वार्टर देख लो, कॉफ़ी का बेंगलोर हो गया, रबर का केरला हो गया, टी का कोलकाता हो गया, टोबैको का आंध्र प्रदेश हो गया, स्पाइस का केरला हो गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इस साल एक नेशनल टर्मरिक बोर्ड को इस्टेब्लिश किया है, नोटिफाई किया बेसिकली, कहाँ पे? इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। और एक और बोर्ड है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ये भी स्टेटूटरी है, बट किसके अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो केरला में है। ये बोर्ड्स देख लेना, इसके हेडक्वार्टर्स देख लेना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद देखो कुछ एग्रीकल्चर कीवर्ड्स। सबसे पहले ज़ीरो टिलेज, जिसको नो टिलेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि खेत की हम लोग जुताई नहीं करते हैं, जो सॉयल होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? जो वाटर का फिल्ट्रेशन होता है, सॉयल की जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। इरोजन बहुत कम होता है क्योंकि हम लोग सॉयल को उखाड़ते नहीं, सॉयल को लूज़ नहीं करते हैं। और रन ऑफ जो होता है, वाटर रन ऑफ, वो भी काफ़ी कम हो जाता है। इरिगेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बट प्रॉब्लम क्या होता है? हमको हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन देना पड़ता है, बिकॉज हमने खेत जोता नहीं है, तो सॉयल को, मिनरल को न्यूट्रिएंट देने के लिए हमको एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देना पड़ता है। प्लस वीडीसाइड यूज़ करना पड़ता है क्योंकि वीड्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? बेसिकली क्रॉप रोटेशन ये होता है कि हम लोग सेम पीस ऑफ लैंड पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल मेज़ ग्रो कर दिए, मेज़ के बाद बीन्स ग्रो कर दिए। अब मेज़ और बीन्स क्या होता है कि जो सॉयल का नाइट्रोजन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वापस सॉयल को नाइट्रोजन रिच करने के लिए हम लोग लेग्यूम प्लांट यूज़ करते हैं, क्योंकि जो लेग्यूम होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। ड्राईलैंड फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होता है? ऐसी फार्मिंग जो विदाउट इरीगेशन होती है। और इसी का उल्टा होता है रेनफेड फार्मिंग। ये ऐसी फार्मिंग होती है जो सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंडेंट होती है, इरिगेशन फैसिलिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती है। और इंडिया का जो मैक्सिमम एरिया है ना, वो रेनफेड एग्रीकल्चर के अंदर आता है। नेक्स्ट, मिक्स्ड फार्मिंग हम लोग देख ही लिए थे कि मिक्स्ड फार्मिंग में आप क्रॉप के साथ साथ एनिमल रियरिंग भी करते हो ताकि फार्मर की इकोनॉमिक सिक्योरिटी बनी रहे। इसके बाद देखो टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन कहाँ होता है? तो हिली एरियाज़ पे होता है। हिली एरियाज़ में क्रॉपिंग करने के लिए हम लोग टेरेस फॉर्म करते हैं, जिससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन नहीं होता और जो वाटर है वो रन ऑफ नहीं होता। नेक्स्ट, इंटेंसिव फार्मिंग हमने देख लिया था। इसके बाद देखो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। बेसिकली इस टाइप के फार्मिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नियरली ज़ीरो करना होता है। देखो यहाँ पे टर्म ना नियरली ज़ीरो है, एब्सोल्युटली ज़ीरो नहीं कर पाता, ये नियरली ज़ीरो करता है। ऐसा नहीं कि मान लो आपको एग्जाम में स्टेटमेंट मिले कि ज़ीरो बजट फार्मिंग जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी तरह से ज़ीरो कर देता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा।
इसके 4 व्हील्स हैं, 4 पिलर्स हैं। पहला जीवामित्र, दूसरा बीजामित्र, तीसरा मल्चिंग, चौथा वापस। नेक्स्ट देखो पर्माकल्चर। ये पर्माकल्चर टर्म कौन कॉइन किया था? बिल मॉलिसन, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन इकोलॉजिस्ट हैं। देखो सिंपल टर्म में मैं आपको पर्माकल्चर समझाऊं तो इतना समझ लो कि सेल्फ सफिशिएंट और सस्टेनेबल टाइप का एग्रीकल्चर होता है। एक पूरा इकोसिस्टम बनाना होता है, मतलब आप अपना खाना खुद बनाओगे, अपना फूड, अपना एनर्जी, अपना शेल्टर और जितने भी मटेरियल चीज़ें हैं, नॉन मटेरियल चीज़ें हैं, सब अपने एरिया से, सब अपने इकोसिस्टम से ही लोगे इन अ सस्टेनेबल वे। तो ये होता है आपका पर्माकल्चर। कनाल इरिगेशन। इंडिया में जो भी इरिगेटेड एरिया हैं उनमें से 46% ऐसे हैं जो ट्यूबवेल के थ्रू इरिगेट होते हैं, 24% ऐसे हैं जो कनाल के थ्रू होते हैं, और इसके बाद जो सिर्फ 3% हैं वो टैंक के थ्रू होते हैं। मेनली टैंक इरिगेशन आप साउथ इंडिया में देखोगे। नेक्स्ट देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो लेग्यूम प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो लेग्यूम प्लांट के रूट्स में होता है और नाइट्रोजन फिक्स करता है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है लेग्यूम प्लांट्स के रूट से। इसके बाद देखो कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं, जो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं सीरियल्स में, मिलट्स में, वेजिटेबल्स में। एजोबैक्टर हो गया, एजोमोनाज हो गया, एजोस्पिरिलम हो गया। ये एरोबिक कंडीशन में काम करते हैं, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ ऐसे भी होते हैं जो एनारोबिक कंडीशन में होते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे क्लोस्ट्रीडियम हो गया, क्लोरोबियम हो गया। ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जैसे एनाबिना हो गया, एनाबेनॉप्सिस, नोस्तो, अजोला, इनका नाम याद रखना। ठीक। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस। ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो फूड ग्रेन को। गोल्डन किसे कहते हैं? तो फ्रूट्स प्रोडक्शन को। ग्रे किसे कहते हैं? फर्टिलाइज़र को। ब्लू किसे कहते हैं? फिश प्रोडक्शन को। ब्लैक किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। पिंक रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो प्रॉन प्रोडक्शन को। राउंड रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? पोटैटो प्रोडक्शन को। रेड रिवॉल्यूशन मीट को या फिर टोमेटो कहते हैं। सिल्वर किसे कहते हैं? एग को कहते हैं। वाइट किसे कहते हैं? तो मिल्क को। येलो किसे कहते हैं? ऑयल सीड्स को। और जो पर्पल है ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। पर्पल रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो लेवेंडर के कल्टीवेशन से। नेक्स्ट देखो बीटी कॉटन। बीटी कॉटन ही सिर्फ एक ऐसा इकलौता जीएम क्रॉप है जिसको इंडिया ने अलाउ किया है। इसमें क्या होता है कि हम एक बैक्टीरियम डालते हैं जिसको कहते हैं बैसिलियस थुरिंजिनिस। ये क्या करता है, जो कॉटन का क्रॉप होता है उसमें एक प्रोटीन डेवलप करने में हेल्प करता है, जिससे कॉटन में जो प्रॉब्लम होती है ना पिंक बॉल वॉर्म की, वो नहीं होते ना। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हम देख लेते हैं जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में आप सुने ही होंगे। पहला देखो पीएम किसान समृद्धि केंद्र। ये किससे रिलेटेड है? तो फर्टिलाइज़र से। किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र। इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट की, हर विलेज को, ब्लॉक को, डिस्ट्रिक्ट को, तालुका को, यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक शॉप डेवलप करेगी। आप इसे कह सकते हो वन स्टॉप शॉप, जहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर के इनपुट से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगा। तो ये है पीएम किसान समृद्धि केंद्र। नेक्स्ट देखो पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा। बेसिकली ये एमएसपी को सपोर्ट करने के लिए बना है। इसके अंदर 2 स्कीम आता है। पहला प्राइस सपोर्ट स्कीम, दूसरा प्राइस डेफिशिएंसी एंड पेमेंट स्कीम। प्राइस सपोर्ट स्कीम किसके लिए है? तो पल्सेस के लिए, ऑयल सीड के लिए, कोपरा के लिए। यहाँ भी ये प्रोक्योर ही करेंगे। नेक्स्ट देखो ओपन मार्केट सेल स्कीम, ये भी एमएसपी से रिलेटेड है। कौन प्रोक्योर करता है, कौन चलाता है इसको? तो एफसीआई चलाती है। इसके बाद ई पशु हाट पोर्टल, ये पोर्टल क्या करता है? तो जो फार्मर होते हैं और जो लाइव स्टॉक ब्रीडर्स होते हैं उनको कनेक्ट करता है। पीएम मत्स्य संपदा योजना किससे रिलेटेड है? तो फिशरी सेक्टर से। इसके बाद देखो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ये स्कीम बेसिकली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर ही आता है, उसका एक सब स्कीम है। इसमें फोकस किस पे रहेगा? तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, फिशरीज़ में जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनकी डेवलपमेंट पे। पीएम प्रणाम, इसका नाम देखो प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को, यूटी को इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करें और ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र को प्रमोट करें, फॉर एग्जांपल बायो फर्टिलाइज़र्स। इसके बाद देखो साथी पोर्टल। साथी पोर्टल क्या करेगा? तो साथी पोर्टल जितनी भी सीड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जितनी भी बीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करेगा। चाहे आप सीड प्रोडक्शन की बात कर लो, क्वालिटी ऑफ सीड को आइडेंटिफाई करने की बात कर लो, या फिर सीड सर्टिफिकेशन की बात कर लो। ये कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसके बाद पीएम किसान, ये बहुत फेमस स्कीम है, इसको आप जानते ही होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा चलाई जा रही है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसके लाभार्थी को आइडेंटिफाई कौन करेगा? बेनिफिशियरीज को कौन आइडेंटिफाई करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी कि हर किसान फैमिली को हर साल 6,000 रुपया देगी, 2-2 हज़ार के 3 इंस्टॉलमेंट में। पीएम किसान मानधन योजना,
ये एक पेंशन स्कीम है जिसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को 3,000 रुपये पेंशन मिलेगा, बट इसके लिए उनको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और ये वॉलंटरी स्कीम है। तो याद रखना किसके लिए है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए है। क्या है ये, पेंशन स्कीम है। भारतीय प्रकृति कृषि पद्धति, तो नाम से यहाँ क्लियर है कि प्रकृति कृषि पद्धति, मतलब इस स्कीम में गवर्नमेंट जो है वो ट्रेडिशनल इंडिजिनस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगी, उसको लेके किसानों में अवेयरनेस फैलाएगी। जो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है उसको कम किया जाएगा और जो बायोमास होता है, बायो फर्टिलाइज़र होता है, उसका जो यूज़ है उसको बढ़ाया जाएगा। कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नेक्स्ट देखो, न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज, ये कब स्टार्ट किया गया था, तो 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट जो है वो 75 गाँव को चूज़ करेगी। उसके बाद यहाँ पर न्यूट्रिशन को लेकर अवेयरनेस फैलाई जाएगी, एजुकेशन को लेकर फैलाई जाएगी, बिहेवियर चेंज लाया जाएगा। मतलब मल्टीपल स्कीम का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा। स्वच्छ भारत अभियान हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो परंपरागत कृषि विकास योजना है वो हो गया, आपका उज्ज्वला योजना हो गया। बेसिकली विलेजेस को ना न्यूट्रिशन रिच बनाना है और स्मार्ट बनाना है। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और जो सेंट्रल स्टेट का यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 75-25% है और जो हिली एरियाज़ है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वहाँ पे 90-10 है। सो दिस इज़ ऑल फॉर योर एग्रीकल्चर। एंड एग्रीकल्चर में मैंने मोटा मोटा सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। जो विजन की पीटी में था ना, पीटी 365, उसको भी मैंने यहाँ कवर कर दिया है, तो उसको आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड एग्रीकल्चर में प्री के पर्सपेक्टिव से दिस वीडियो इज़ मोर देन इनफ। इस वीडियो को आप 1-2 बार और देख लेना, तो जितनी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं ना, बहुत आराम से आपके दिमाग में घुस जाएगा।